Being English classes, your master key towards perfection. हेलो दोस्तों, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक पोयम सीखने वाले हैं जिसका नाम है डू नॉट आस्क ऑफ मी माय लव, जिसे फैज अहमद फैज इन्होंने लिखा है। एक्चुअली ये पाकिस्तानी पोएट है और इन्होंने जो ये पोयम लिखी है दरअसल ये उर्दू लैंग्वेज में सबसे पहले लिखी थी, जिसे ट्रांसलेट किया गया शाहीन सुल्तान धनजी। इन्होंने इस पोयम को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। हमें पोएट से लेना देना नहीं है, वो कब पैदा हुए, क्या हुआ उनका, क्या क्या उन्होंने किया है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वैसे भी मैं आप लोगों को पहले से ही कहता आया हूँ कि हमें पोएट के बारे में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग लेसन्स और पोएम्स सीखेंगे। एक्चुअली यही चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस वर्ड्स वुड यू एसोसिएट विद लव पोएट्री। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारे गजल्स हैं और बहुत सारे शायरी है जो मोहब्बत पे लिखी गई है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ तो 95% जो लिटरेचर है वो सारे के सारे रोमांस और लव पर ही बेस्ड ऐसे पोएम्स आज तक हुए हैं। अगर मैं कहूँ तो प्यार को महसूस करना है तो सबसे पहले आपको प्यार में घिरना पड़ेगा, आपको उस इंसान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्यार होता क्या है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्यार जो है ये समझने वाली चीज़ नहीं है, इसे महसूस किया जाता है। और जब आप किसी ऐसे इंसान से पूछोगे कि आप प्यार क्यों करते हो, क्या वजह है, मुझे समझाओ, एक्सप्लेन करो कि क्या फीलिंग्स हैं आपकी प्यार की तरफ, तो वो इंसान जो होता है वो समझाने से बेबस होता है। क्योंकि तो ये जो चीज़ है ना प्यार, ये एक्चुअली महसूस करने वाली चीज़ है, ये आप लफ्ज़ों में बता नहीं सकते। तो जब आप किसी को प्यार करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स भी लिखे गए रोमांस के ऊपर, लव स्टोरीज के ऊपर, और जो फेमस बने हैं जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, हीर और रांझा, लैला और मजनू। तो ये तीन मुझे अब तक तो ये स्टोरीज याद है। अगर आप लोगों को और कोई ऐसे लव स्टोरीज याद हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिए। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक समरी दे देता हूँ इस पोएम की। इस पोएम में जो पोएट है दरअसल वो एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक टीचर भी रह चुके हैं और एक पत्रकार भी रह चुके हैं और फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके हैं, फिर ट्रेड यूनियनिस्ट यानी ट्रेड यूनियन में काम भी कर चुके हैं और फिर आखिर में एक बहुत ही अच्छे पोएट भी बने हैं। और भी बहुत सारे उन्होंने अवार्ड्स और रिकग्निशन हासिल किए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें वो सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पोएट ने अपने एक्सपीरियंस इस पोएम में लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पोएम है ये उनकी जो वाइफ है, जो पहले एक लवर हो रह चुकी है, उसके बारे में है। जो पोएट है वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए, जो अनकंडीशनल लव है, वो अपने लवर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से तुम्हें प्यार करता था जब हम जवान थे और खुश थे और एक दूसरे के प्यार में इतना हम खो चुके थे, मुझसे उस तरह की प्यार की उम्मीद नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पोएट है उसका प्यार अब उसके वाइफ के लिए कम हो चुका है। वो ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे समझ आ चुकी है, मैं अब समझ चुका हूँ कि प्यार के अलावा भी और बहुत सारी चीजें इस दुनिया में करने के लिए, जिसे मैं हमेशा नजरअंदाज किया करता था। मैं समझता था कि प्यार ही सब कुछ है। मैं प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे आसपास के जो और भी बहुत सारे गम और खुशी दिखाई नहीं देते थे। तुम्हारा जो गम था वो मेरे लिए सबसे बड़ा गम था, तुम्हारी जो खुशी थी वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। और बहुत सारी तारीफें इस पोएम में की गई है। आखिर में जो पोएट है वो समझाते हैं हमें कि कैसे वो इस सारी चीज़ों से परे होकर, यानी इस जो प्यार है इसे बाजू में रखकर या उससे अलग होकर जो दुनिया में जो तकलीफें चल रही है उसके बारे में उन्होंने फोकस किया है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से इतना छोटा सा समरी मैंने दिया है। जब हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको ये पोएम और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटी से। Which of the following images, words would you associate with love poetry? Associate का यहाँ पर मतलब होगा कनेक्ट करना। तो ऐसी कौन सी पिक्चर्स है, इमेजेस है या ऐसे कौन से लव्स है जो आप कनेक्ट करना चाहोगे लव पोएट्री से? तो ऐसे बहुत सारे शायर है और पोएट है जो लव ये थीम के ऊपर जब पोएम लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जिक्र होता है वो गुलाब का होता है और उसके बाद में खुशबू का होता है, उसके बाद में खूबसूरती का होता है और जो आसपास के जो नदियाँ और पहाड़, ये सारी चीज़ें
लव स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अपने को ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, रेड रोज, ब्लीडिंग वुंड्स, मिस्टी माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर, बेगर्स। अगर इनमें से मैं अगर ये कहूँ कि लव थीम के ऊपर कनेक्टेड वर्ड्स कौन से हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया कि रेड रोज होता है, और उसके बाद में मिस्टी माउंटेन, ऐसा पहाड़ जो कोहरे से घिरा हुआ हो, तो ये भी एक लव थीम में इस्तेमाल किया जाता है। डेजर्ट्स और रिवर, ब्लीडिंग वुंड्स और बेगर्स तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। ब्लीडिंग वुंड्स का मतलब होता है कि जख्म से निकलने वाला खून या जख्म, उसे कहते हैं ब्लीडिंग वुंड्स। और बेगर्स का मतलब होता है यहाँ पर भिखारी। तो ये जो थीम है ये लव स्टोरी में तो कभी भी फिट नहीं होगी। तो चलिए आप पोएम को शुरुआत करते हैं। डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी वाइफ, जो एक जमाने में उनकी लवर हुआ करती थी, अपनी वाइफ को ये कहते हैं कि डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। तो वो कह रहे हैं कि मुझसे उस तरह की उम्मीद मत करना जैसे मैं पहले तुमसे प्यार किया करता था। या अगर दूसरे ज़बान में मैं कहूँ तो इसका मतलब कि जिस तरह से मैं तुम्हें पहले प्यार किया करता था जब हम जवान थे, उस तरह का प्यार अब मैं तुमसे नहीं कर सकता। भले ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जैसे अनकंडीशनल और एक फोकस्ड प्यार में जो तुमसे करता था, वो मैं अब तुमसे नहीं कर सकता। डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। तो यहाँ पर भी जो है ना, माई लव स्टैंजा में लास्ट की जो वर्ड है माई लव, ये बताता है कि जो पोएट है वो अभी भी अपनी जो वाइफ है उससे प्यार करता है। वो अभी भी अपने वाइफ को माई लव यानी मेरी प्यारी, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। तो हम कभी कभी प्यार से अपने जो लवर्स होते हैं या अपने जो जो घर के जो नज़दीक रिश्तेदार होते हैं, कभी कभार हम माई लव इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़बान में हम लोग करते हैं। हम लोग इंग्लिश में माई लव ऐसा नहीं कहते हैं। इंग्लिश में माई लव ये जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग होते हैं ना, जब बात बात पर जब उनको ज़्यादा प्यार उमड़ता है तब वो माई लव इस्तेमाल करते हैं। जब हमें ज़्यादा प्यार किसी से होता है तब उस वक्त हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बेटा या बेटी, क्या हुआ बेटा, कैसे हो, क्या हुआ बेटी, बेटी तुम इधर आओ, या बेटे तुम इधर आओ। जो बेटा बेटी होते भी नहीं है फिर भी हम उन लोगों को बेटा या बेटी कहते हैं। ये जो अल्फाज है इससे हमें पता चलता है कि हम उन लोगों से कितना प्यार करते हैं। तो ये किस्सा जो है महबूब और महबूबा का है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो वो अपनी महबूबा से ये कहते हैं कि मेरी महबूबा, मुझसे उस तरह की उम्मीद मत करना जैसे मैं तुमसे पहले प्यार करता था। हाँ, आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो वाला प्यार और आज के प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? वो कैसे प्यार करते थे पहले जमाने में? पहले जमाने में मतलब वो किस तरह से प्यार करते थे अपनी वाइफ को उस जमाने में जब वो जवान थे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन लाइफ वॉज ब्राइट। वो अपनी जवानी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक जमाना ऐसा भी था कि हमारी जो जिंदगी थी, हम लोग काफी जवान थे उस वक्त और हम खुश थे। एंड योर sorrow was much more than any other pain। मैं इतना तुम्हारे प्यार में खो चुका था, इतना मैं तुम्हें अपन प्यार करता था कि मुझे तुम्हारे गम के सिवा कोई और गम बड़ा नहीं लगता था। हाँ, मेरे जिंदगी में बहुत सारे गम थे, लेकिन तुम्हारा जो गम था वो मेरे गमों में से सबसे बड़ा गम मैं समझता था, क्योंकि मैं जवानी के उस मोड़ पर था कि मुझे तुम्हारे सिवा और कोई अच्छा नहीं लगता था, मुझे तुम्हारे सिवा और कोई खूबसूरत नहीं लगता था। मैं समझता था कि मेरी ज़िंदगी सफल हो चुकी है, अब मैं कामयाब हो चुका हूँ तुम्हें पाने के बाद में। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जो गम था वो मुझे सबसे बड़ा गम लगता था। योर ब्यूटी गेव द स्प्रिंग एवर लास्टिंग यूथ। ये जो लाइन है इसमें वो अपने एग्जैगरेशन कर रहे हैं, यानी वो अपनी वाइफ की जो खूबसूरती है उस जमाने में जब वो जवान हुआ करती थी, उस वक्त वो कहते हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती है वो तुम स्प्रिंग, ये एक ऐसा मौसम है जिसमें हर चीज खूबसूरत दिखाई देती है। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग एक ऐसा मौसम होता है जिसमें फूल खिलते हैं। वो जो मौसम होता है फूल खिलने का, उसे स्प्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती है, तुमने अपनी थोड़ी सी खूबसूरती इस मौसम को दी है ताकि ये मौसम खूबसूरत लग सके। तो एक बात को समझो आप कि पिक्चरों में आपने देखा होगा कि ऐसे भी कोई लाइंस गाने में जो एक्टर है वो कहते हैं कि फूलों ने अपना रंग तुम्हारे गालों के लाली से लिया है। ऐसे इस तरह के आप लोगों ने लाइन कभी सुने होंगे। हालांकि ये कभी हकीकत में तो हो तो नहीं सकता कि कोई फूल किसी के गाल के लाली ले सके। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी
कि तुमने अपनी थोड़ी-सी खूबसूरती इन मौसमों को दी है ताकि ये मौसम भी खूबसूरत लग सके। खूबसूरत होने के बावजूद भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी लवर की जो खूबसूरती है वो बताना चाहते थे। योर आइज़ यस योर आइज़ वर एवरीथिंग ऑल एल्स वाज़ वैन। यानी वैन का मतलब होता है यूज़लेस। आँखों की खूबसूरती के बारे में तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी जो आँखें थी, हाँ, तुम्हारी जो आँखें थी इतनी खूबसूरत थी कि तुम्हारी आँखों में खो जाऊँ पूरा दिन, मुझे ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारे से अपनी आँख हटाऊँ ना। मुझे तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जो चेहरा इतना खूबसूरत दिखता था कि मैं चाहूँ तो मैं पूरा दिन तुम्हारे आँखों में देखता रहूँ। इस तरह से तुम्हारी आँखें खूबसूरत थी। और जब मैं तुम्हें दूसरों से कंपेयर करता था, उस वक़्त मुझे सारी चीज़ें यूज़लेस दिखाई देती थी। व्हाइल यू वर विथ मी, आई थॉट द वर्ल्ड वाज़ माइन। जब भी तुम मेरे साथ रहा करती थी, तो मुझे लगता था कि मैंने जंग जीत ली, मैंने दुनिया जीत ली। क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें पाना सबसे बड़ा अचीवमेंट था। दो नाउ आई नो दैट इट वाज़ एन इल्यूज़न। तो अब वो कहते हैं कि अब मुझे बात समझ में आई है कि वो जो ज़माना था जब मैं ऐसा सोचा करता था कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो सारा का सारा एक भ्रम था। दैट्स द वे आई इमेजिन इट टू बी, फॉर देयर आर अदर सोरोज़ इन द वर्ल्ड दैन लव एंड अदर प्लेजर्स टू। क्योंकि मुझे अब समझ में आई है कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारी गम के अलावा और भी बहुत सारी खुशी और गम है इस दुनिया में, जिसे मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया। आज वो बात मुझे समझ में आ रही है। आप लोगों ने ऐसे भी लाइन सुने होंगे, प्यार में अंधा हो जाना। तो प्यार में अंधा हो जाने का मतलब लिटरली आँखों से अंधा हो जाना इसका मतलब नहीं होता। प्यार में अंधा हो जाने का मतलब होता है कि उसे और कोई चीज़ें खूबसूरत दिखाई ही नहीं देती अपनी महबूबा के सिवा। तो इसका मतलब होता है प्यार में अंधा हो जाना। डू नॉट आस्क ऑफ मी माय लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। और फिर से वो दोहराते हैं कि मुझे उस तरह की जो प्यार की उम्मीद ना करना, क्योंकि अब मैं बदल चुका हूँ। अब मेरा कैरेक्टर बदल चुका है। अब मैं एक नया इंसान बन चुका हूँ। अब मैं उस ज़माने वाला वैसा लवर नहीं रहा। अब मैं एक नया लवर बना हूँ। हाँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन आज जो मेरा तरीका होगा तुमसे प्यार करने का, वो अलग होगा। वुवन इन सिल्क एंड सैटिन एंड ब्रोकेड। अब जो जो थीम है पोएम का, वो अब लवर की खूबसूरती से हटकर अब वो जो दुनिया की जो तकलीफ़ें हैं उसके बारे में फ़ोकस कर रहे हैं। यहाँ पर जो पोएट है वो बताते हैं वोवन इन सिल्क एंड सैटिन एंड ब्रोकेड दोज़ डार्क एंड ब्रूटल कर्सेस ऑफ काउंटलेस सेंचुरीज़। दुनिया में ऐसे बहुत सारे गम हैं जिसे छुपाया गया है। सिल्क एंड सैटिन एंड ब्रोकेड। ब्रोकेड एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें चांदी और सोने के जो धागे होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा महँगा होता है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जो दुनिया में जितने भी गम हैं और तकलीफ़ें हैं, इसे छुपाया गया है एक ऐसी तरीके से ताकि हमें ये ना समझ में आए कि ये तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं और ऐसा ज़माने से चलते आ रहा है। काउंटलेस सेंचुरीज़, ब्रूटल कर्सेस, डार्क एंड ब्रूटल कर्सेस। सच्चाई को छुपाया गया है, तकलीफ़ों को छुपाई गई है। बॉडीज़ बेथ इन ब्लड, खून में नहाना। यहाँ पर जो पोएट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पोएट एक ज़माने में एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, तो उन्होंने काफ़ी जंग वगैरह देखी होंगी और काफ़ी खून-खराबा भी देखा होगा, लोगों को मरते हुए देखा होगा, अपने सोल्जर्स को मरते हुए देखा होगा, दुश्मनों के सोल्जर्स को मरते हुए देखा होगा। तो ये सोल्जर्स जो थे, ये जंग लड़ते वक़्त जब अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, तो ये खून से लथपथ हुए रहते हैं। तो ये भी एक तरीके का मैं कहूँ तो पोएट के नज़रिए से वो कहते हैं कि ये दुःख है, स्मियर्ड विद डस्ट। और उनकी जो बॉडी थी यानी उनकी जो शरीर था, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। सोल्ड फ्रॉम मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस। अब ये फ़ोकस कर रहे हैं जंग से उन लोगों पर जो गुलाम है। वो बताते हैं कि जो इंसान है उनको गुलाम बनाकर मार्केट में बेचा जाता है, एक मार्केट से दूसरे मार्केट, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार। या हो सकता है वो ऐसे औरतों के बारे में बता रहे हैं, जिन औरतों को फुसला कर लेकर जाया जाता है, ये आस दिलाकर, ये उम्मीद दिलाकर कि उन्हें अच्छा काम दिया जाएगा। फिर ऐसे औरतें फँस जाती हैं और फिर उनको एक ऐसे मार्केट यानी बाज़ार में जो रेड लाइट एरियाज़ होते हैं, जो तवायफ़ होती है, जो औरतें धंधा करती हैं अपने शरीर का, वहाँ ले जाकर इनको ज़बरदस्ती बेचा जाता है। तो ये उन औरतों के बारे में बता रहे हैं, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं। बॉडी इज़ राइज़िंग फ्रॉम द कॉल्ड्रॉन ऑफ डिज़ीज़ेज़। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मुझे इन लोगों पर भी फ़ोकस करना है और इनके बारे में भी सोचना है। तुम्हारे बारे में सोचने के साथ-साथ मुझे अब इनके बारे में भी ज़्यादा सोचना है। मुझे ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना है जिनके जो शरीर है
बीमारियों से घिरे हुए हैं, पस ड्रिपिंग फ्रॉम देयर फेसिंग सोर्स। उन लोगों के बारे में भी सोचना है जिनके जो शरीर है वो जख्म से भरे हुए हैं और उनके जख्म से खून और पीप निकलता है। माई आईज मस्ट ऑल्सो टर्न टू दिस। माई आईज ऑल्सो मस्ट टर्न टू दिस मतलब कि मेरे जो आंखें हैं अब ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। मैंने तुम्हारी आंखों में खूबसूरती देखी, मैंने तुम्हारे चेहरे में खूबसूरती देखी और पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखते रहा। लेकिन आज अब मेरे आँखों को ये भी चीज़ें देखनी हैं। ये जो मुसीबतें हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं लोगों की, इसे भी मुझे नज़रअंदाज नहीं करना है, मुझे इनके बारे में भी सोचना है। यू आर ब्यूटीफुल स्टिल माय लव। यहाँ पर वो फिर से अपनी जो वाइफ़ है उसके बारे में तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी महबूबा, बट आई एम हेल्पलेस टू, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे इसलिए ऊपर वाले ने बनाया कि ताकि मैं लोगों के काम में आऊँ। मैं अगर तुम्हें पूरी ज़िंदगी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूँ, तुम्हें ही देखता रहूँ और कुछ ना करूँ, तो मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो यूज़लेस है और बेकार है। For there are other sorrows in the world than love and other pleasures too। और फिर से एक बार जो पोएट है वो कहते हैं कि क्योंकि दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे गम और खुशी है जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए। डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। और फिर से वो अपनी वाइफ को ये बताना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 बार क्यों रिपीट किया है ये स्टैन्ज़ा, ताकि वो इम्पोर्टेंस बता सके कि कितने इम्पोर्टेंट है ये चीज़ मेरे लिए। तो आखिर में वो फिर से एक बार ये अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जैसे तुम पहले हुआ करती थी। लेकिन आज मैंने अपना जो फ़ोकस है वो अब तुमसे हटाकर इन लोगों के बारे में भी मुझे सोचना है, जो ऐसे लोग हैं जो दुःख-दर्द सहन कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग दुःख-दर्द सहन कर रहे हैं, कैसे लोग तकलीफ़ सहन कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप मुझे सोचना है। तो ये अच्छी बात है जो पोएट सोच रहे हैं, यानी इंसानियत के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं, ऐसे पोएट हैं और ये साबित होता है कि ये अच्छे इंसान भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम पसंद आया होगा और देखते रहिए बीइंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।